हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी की प्रक्रिया बेहद शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हमने जो है पहली क्लास में जो है ये दो टॉपिक देखे थे, भारत भूमि और उसके निवासी, जो हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में हमने राष्ट्रीय प्रतीक इसमें कर लिए थे, ठीक है। इसके अगर देखा जाए दूसरे लेक्चर में हमने क्या करा, राजनीतिक संरचना कृषि के बारे में जो है पढ़ा था। और हमने जो है तीसरे लेक्चर में संस्कृति, पर्यटन और मूल आर्थिक आंकड़ों में जो हमने देखा था कि कैसे आंकड़े हैं, जो आर्थिक स्थिति कैसी है, सारी चीज़ हमने देखी थी तीसरे लेक्चर में। आज हम देखेंगे वाणिज्य और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे हम, वाणिज्य के बारे में अच्छे से हम स्टडी करेंगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे ये एक कंफ्यूजन का पॉइंट था हमारा, ये जो दमन और दीप का जो विलय हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं मैं कि दमन और दीप का जो पुनर्गठन हुआ है, ठीक है। तो ये पुनर्गठन जो हुआ दमन और दीप का विलय, ठीक है, विलय कह सकते हैं हम। जो विलय हुआ है ये कब हुआ है, ये हुआ है आपका जो अस्तित्व में आया है, अस्तित्व में जो आया है, मतलब ये कब आया है, 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 2020 को, ठीक है। 26 जनवरी 2020 को जो है, ठीक है, इस दिन आया है ये। इसमें अगर हम बात करें कि क्या था, इसका उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य की अगर हम बात करें और इसके लाभ क्या क्या होंगे और ये क्यों करा गया है, ठीक है। लाभ अगर देखेंगे हम, लाभ देखें तो लाभ के बारे में बात करेंगे। और इसका अगर उद्देश्य देखें हम, उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या थे, देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, दमन और दीप, ये इसमें पहली बात तो इसमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी, इन दोनों राज्यों के बीच में जो है कोई भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी, ठीक है। अब उसमें डिस्टेंस ना होने के बाद में, और ये जो इसको आज़ादी मिली थी दमन और दीप को पुर्तगालियों से, ये मिली थी 1961 में, ठीक है। जो आज़ादी मिली थी वो कब मिली थी, 1961 में जो है आज़ादी मिली थी। अब इसमें क्या होता, इसमें जो था ज़्यादा डिस्टेंस ना होने की वजह से और ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल ना होने की वजह से जो है वहाँ पर, देखो बात मान के चलो, अगर आपने कोई कंपनी है आपकी, ठीक है, इसमें अगर 100 बंदे काम करते हैं, ठीक है, अगर एक कंपनी और खड़ी करना पड़ेगी तो इसमें भी 100 बंदे ही काम करेंगे। अगर यही कंपनी अगर यहाँ आ जाए तो 100 बंदे आपके बच जाएंगे, नहीं बचेंगे, तो 100 बंदों का जो है काम बच जाएगा, ठीक है। अब क्या होता था यहाँ पे जो है, पहली बात तो यहाँ से ये फायदा ये होगा कि जितना भी जो खर्चा था राजस्व का, ठीक है, वो कम हो जाएगा और जितना भी लाभ होगा वो ज़्यादा होगा। और अब देखा जाए भाई, जो खर्च होता, खर्च वो जो है कम होगा और जो आमदनी होगी वो भी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर इसके उद्देश्य की बात कही जाए तो इसमें जो है प्रशासनिक जो है सुधार अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा होगा कि लोग जो है ज़्यादा इस पे जो है, जब एक वो होगा तो ज़्यादातर प्रशासन जो है अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को देखते हुए जो है ये इसको जो है एक कर दिया गया कि अब क्या, इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम हो गया दमन दीव, ठीक है, दमन दीव दादर नागर हवेली, ठीक है, इसका ये नाम हो गया पूरा। अब बात करेंगे हम इसकी राजधानी कौन सी है, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या हुई, ठीक है, दमन इसकी राजधानी है, ठीक है, दमन क्या है, इसकी राजधानी है। मैंने आपको अभी बताया, देखो इसका जो है उद्देश्य यही है कि अगर मिनिमम गवर्नमेंट और जो है मैक्सिमम गवर्नेंस, कहने का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा मिनिमम गवर्नमेंट होगी उतनी ज़्यादा मिनिमम गवर्नेंस, मतलब उसका जो है लोगों को फ़ायदा मिलेगा, उसके जो है व्यय के जो खर्च है ना वो कम होगा तो लोगों को फ़ायदा मिलेगा उसके रिलेटिव, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो है प्रशासनिक व्यय जो है, ठीक है, उसमें जो है, और कार्य जो है, कार्य कुशलता होगी, ठीक है, कार्य कैसी होगी, कुशलता होगी,
ठीक है, कार्य कुशलता होगा। तो इसी चीज को देखते हुए ये जो है इस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे हम वाणिज्य। तो थोड़ा सा हम इसे अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, इंडिया बुक 2020 हम जो है आपको ये करा रहे हैं। ठीक है, तो वाणिज्य विभाग उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, किसका अधीन आता है? वाणिज्य मंत्रालय का अधीन आता है। वाणिज्य मंत्रालय का अधीन आता है क्या? वाणिज्य उद्योग। ठीक है, इस चीज को आप देखेंगे। वाणिज्य विभाग को आवश्यकता अनुसार उचित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्यिक नीति को बनाने व उनके प्रावधानों के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य के विनियमन, विकास और संवर्धन के लिए अधिकृत किया गया है। ठीक है, इसको जो है अधिकृत कर दिया गया है। विभाग का मूल कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के त्वरित विकास हेतु उचित वातावरण और आधारभूत ढांचा अवसंरचना के निर्माण में सहायता देना है। अगर जो भी कोई भी कंपनी है, मान के चलो, अगर वो अपना उद्योग लगाना चाहती है तो उसको वातावरण भी अच्छा चाहिए। ठीक है, और आधारभूत ढांचा अच्छा चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वहाँ के रोड अच्छे होना चाहिए और डेवलपमेंट हो, तो तभी तो कोई कंपनी वगैरह आएगी। वहाँ पे जो है लेबर सस्ती मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है सहायता निर्माण विभाग विदेश व्यापार नीति का प्रतिपादन, कार्यान्वयन एवं निगरानी करता है, जिसके द्वारा निर्यात व व्यापार संवर्धन के लिए अपनाई जाने वाली नीति कार्यविधि का बुनियादी आधारभूत ढांचा मिलता है। ठीक है, इसके अलावा विभाग को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय, ठीक है, वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहलाते हैं, ठीक है, क्षेत्र जैसे राज्य व्यापार हो गया, निर्यात संवर्धन और व्यापार सुविधा, कुछ जो है निर्यातमुख उद्योग एवं वस्तुओं के विकास एवं विनियम से जुड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ लिया इतनी चीज क्या है, क्योंकि जो सबसे पहले जो है हमने बात की गई है क्या, विभाग उद्योग, वाणिज्य विभाग उद्योग जो है वो वाणिज्य मंत्रालय का अधीन आता है। ठीक है, वाणिज्य विभाग उद्योग जो है काय के वाणिज्य मंत्रालय का अधीन आता है। ठीक है, और इसमें बाकी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं बस वही इसके अंदर जो है, ठीक है, दी हुई। चलिए आगे चलते हैं। देखिए टॉपिक है आज के हमारे वाणिज्य पढ़ेंगे हम। ठीक है, व्यापार संतुलन, कारोबार सुगमता, ठीक है, शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण, विशेष आर्थिक स्पेशल जोन, ठीक है, निर्यात आयात के बारे में बात करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, विदेश व्यापार के बारे में, अग्रिम प्राधिकरण योजना के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, जो भारत के बाहर से माल भारत में लाना उसको हम कहते हैं इंपोर्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? इंपोर्ट। जो भारत से, देखिए मान के चलो कोई जो वस्तु बाहर से आ रही है भारत में, तो इसको क्या कहेंगे हम? इंपोर्ट। क्या कहेंगे? इंपोर्ट। ठीक है, जो वस्तु भारत से जा रही है बाहर तो एक्सपोर्ट कहलाती है। ठीक है, एक्सपोर्ट। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए, जो बाहर से जो वस्तु आई है हमारे पास, जो माल आया है वो 507 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है माल आया है। ठीक है, अब बात करें हम हमारे यहाँ से माल गया कितना है, तो हमारे यहाँ से जो माल गया वो 331 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है माल जो है बाहर गया है। तो अगर हम देखें तो हमने जो माल मंगाया है वो ज़्यादा मंगाया है, हमारे यहाँ से कम गया है। तो अगर देखा जाए तो इससे हमारा नुकसान है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से माल ज़्यादा जाना चाहिए था बाहर। हमारे यहाँ से माल जब ज़्यादा जाता तो हमारे यहाँ पैसा आता, तभी तो हमारी आर्थिक स्थिति जो है मजबूत होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए जो प्रधानमंत्री का जो इनिशिएट चल रहा है कि आत्म भारत निर्माण करना, तो उसमें क्या है, यह है कि हम जो है खुद अपनी जो है गुड्स जो है अपने मतलब कच्चा माल या जैसा ही माल है हम खुद तैयार करें। तो इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए जो है ये चीज चल रही है। ठीक है, तो आप अगर देखें, ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। देखिएगा आगे देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। वाणिज्य विभाग के कार्यों में कौन से कार्य शामिल नहीं है?
ठीक है, इस शब्द को याद रख ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के त्वरित विकास, उचित वातावरण का आधारभूत ढांचा, विदेश व्यापार नीति का प्रतिपादन, शून्य सीमा शुल्क लागू करना, निर्यात हेतु उद्योग विकसित करना। तो इसका सही आंसर बताएं, इन पांचों में से कौन सा नहीं है। ठीक है, नहीं है की बात की गई है, और इसमें जो है कौन कौन से नहीं है, इसमें जो आपके आंसर चुनना है आपको, ये नीचे दिए रखे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका चौथा नंबर का है, ये जो है ये नहीं है, शून्य सीमा शुल्क लागू करना। ठीक है, ये वाली जो है आपका कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन की अगर बात करें, देश के आयात, देखो व्यापार संतुलन का क्या मतलब है। देखो व्यापार संतुलन का मतलब ये है, अगर हमने जो अभी देखा था पीछे कि 500 कितना था लगभग, मुझे याद भी नहीं रहा, 507। ठीक है, 507 का जो है माल गया, ठीक है, 331 का माल आया, तो ये संतुलन कहाँ हुआ, ये संतुलन नहीं हुआ, क्योंकि कम बढ़ती है ना। तो इसी चीज को संतुलन करने के लिए देश के आयात और वस्तुओं के निर्यात के मूल्य की तुलना करता है। ठीक है, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो वह एक व्यापार अधिशेष होता है। ठीक है, वह अनुकूल व्यापार संतुलन के रूप में इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, इसके विपरीत जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है तो एक प्रतिकूल व्यापार कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर जो निर्यात है, ठीक है, ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये निर्यात की कंडीशन है, और ये आयात, ये जो है आयात की जो है कंडीशन है। ठीक है, मतलब इंपोर्ट की है, एक्सपोर्ट की है, तो इसमें जो है क्या होगा, प्रतिकूल कहलाएगा ये। ठीक है, तो इसी तरीके से बस इसको आपको समझने की जरूरत है कि बस आपको जो है अनुकूल प्रतिकूल की संतुलन जो है, ठीक है, ये कहलाता है। देखो मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो मान के चलो आयात है, ठीक है, आयात है, अगर ये आयात ज्यादा है और निर्यात कम है, ठीक है, आयात ज्यादा है, आयात निर्यात आयात से, ठीक है, अधिक होता है निर्यात आयात से, तो ये वाली कंडीशन तो आपकी जो है, ये वाली जो है कौन सी वाली होगी, ये है आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक है तो प्रतिकूल होगा। क्या कहलाएगा ये वाला, प्रतिकूल कहलाएगा। ठीक है, प्रतिकूल होगा ये, प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाएगा ये। अगर आयात जो है निर्यात ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये अनुकूल कहलाएगा, अनुकूल। ठीक है, बस इतना फर्क जो है आप समझ लें, बस इसके अलावा कोई फर्क नहीं है इसमें। 2018-2019 व्यापार घाटा अगर देखा जाए तो $176 मिलियन का व्यापार घाटा हुआ है। ठीक है, 2019 ये देखो आप घटा लीजिए इसमें से, तो आपको जो है खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। वैश्विक व्यापार, वैश्विक व्यापार स्थिति की अगर हम बात करें तो देखो वैश्विक व्यापार स्थिति की जो बात करें तो व्यापार विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, WTO वर्ल्ड व्यापार संगठन, ठीक है, WTO वर्ल्ड व्यापार संगठन, ठीक है, के अनुसार बढ़ते व्यापार तनावों में और तनाव और बढ़ती व्यापार अनिश्चितता, ठीक है, के चलते वर्ष 2018 में अपेक्षा से कम विकास दर रहने के कारण 2019-2020 में व्यापार में अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी। ये कहा गया है कि कौन सी प्रतिकूल, मतलब ये कौन सी वाली परिस्थितियां बनी रहेंगी कि हमारे पास माल आगा ज्यादा जागा कम। ठीक है, यही कहा गया है 2019 और 2020 के व्यापार में कि जो सामान है वो जो है जागा कम और आगा ज्यादा। ठीक है, तो प्रतिकूल प्रक्रिया कहलागी जिससे कि हमें घाटा होगा। ठीक है, क्या होगा, घाटा होगा। भाई माल जाएगा, माल जो है अगर ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, घाटा होगा, नहीं होगा। तो इसी चीज को देखते हुए जो है घाटा होगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें
चलिए देखते हैं आगे। विश्व व्यापार संगठन के अर्थशास्त्रियों को आंशिका मतलब आशंका है, ठीक है। आशंका का मतलब है एक अनुमान है कि वर्ष 2019 में माल व्यापार वृद्धि दर, ठीक है, 2018 में कितनी रहेगी, ये जो है 3% से कम होकर कितनी हो सकती है, ये हो सकती है 2.6% हो सकती है, ठीक है, 2.6% हो सकती है। इतने से 2018 में इतनी थी, अब इतने से कम होकर जो है इतनी हो सकती है, ठीक है। बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या क्या चीज़ें याद रखना आपको, WTO के अनुसार जो है तनावों को अनिश्चितता के चलते जो है वर्ष 1918 में क्या विकास दर रहने की जो कारण है वो बताया है अनिश्चितता के चलते, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है जो 2019 और 2020 में जो है व्यापार में अत्यधिक प्रतिकूल की परिस्थितियां बनी रहेंगी, देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखिएगा। वर्ष 2018 के लिए ताज़ा रैंकिंग के अनुसार भारत विश्व में माल व्यापार की दृष्टि से 1.7% हिस्सेदारी के साथ 19वां सबसे बड़ा निर्यातक, ठीक है, और 2.6% हिस्सेदारी के साथ 10वां सबसे बड़ा आयातक देश बना है। आपको ध्यान रखना है कि ये आंकड़े आपको थोड़े से ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो आंकड़े हैं आपके, ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगर आप बात करें माल जाने वाले की, ठीक है, तो अगर जाने वाले की अगर बात करें तो ये है, ठीक है, 19वां स्थान हो गया। और अगर आने वाले माल की बात करें 10वां स्थान है, ठीक है। माल व्यापार के मामले में चीन दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक है, देश है। निर्यातक देश का मतलब ये जो है माल जो है एक्सपोर्ट करता है। क्या करता है, एक्सपोर्ट, माल भेजता, ठीक है। इसीलिए इस बात जो है बहुत ज़्यादा भारत में और चीन में तो बहुत ज़्यादा अपने को बहिष्कार देखने को मिल रहा है माल का। पर इतनी आसान नहीं है, किसी भी देश का जो है बहुत बड़ा उनका जो है बिजनेस है इंडिया में, तो इतनी आसान जो है हम इसका बायकॉट नहीं कर सकते, ठीक है। बस ये हम हल्के हल्के इसको जो है ख़त्म कर सकते हैं, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट लाके। और अमेरिका सबसे बड़ा आयातक देश है। आयातक का मतलब माल मंगाने वाला देश है, सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा निर्यातक जो है दुनिया का सबसे बड़ा, ये दो लाइन है, ये देखो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी लाइन है, और ये अमेरिका के बारे में है, ये जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। वाणिज्यिक सेवाओं के क्षेत्र में भारत जो है आपका 3.5% हिस्सेदारी के साथ 8वां सबसे बड़ा निर्यातक, देखिए 8वां सबसे बड़ा निर्यातक है, ठीक है। और 3.2% हिस्सेदारी के साथ 10वां सबसे बड़ा आयातक देश है, 10वां सबसे बड़ा आयातक देश है। वाणिज्य सेवाओं के क्षेत्र में अमेरिका विश्व में आयात और निर्यात दोनों के मामले में पहले स्थान पर है। वाणिज्यिक सेवाओं के क्षेत्र में, कहेंगे वाणिज्यिक सेवाओं के क्षेत्र में, ठीक है, इस चीज़ को आप देख लें। चलिए आगे देखिएगा, कुछ इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। वर्ष 2018 में भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश था और अमेरिका सबसे बड़ा आयातक देश, ठीक है। माल व्यापार में 2018 में चीन सबसे बड़ा निर्यातक देश और भारत सबसे बड़ा आयातक देश। माल व्यापार के अनुसार वर्ष 2018 में भारत 19वां सबसे बड़ा निर्यातक और 10वां सबसे बड़ा आयातक देश है। इसमें से बताएं सही कथन चुने, बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा। इसमें सब सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत है। देखो गलत क्या है, आपको देखो मैंने अभी पीछे जो थ्योरी में बताया है उसको देखें, उससे समझने की कोशिश करें। देखो भारत 19वां सबसे बड़ा निर्यातक और 10वां सबसे बड़ा आयातक देश, बिल्कुल ठीक बात है ये, ठीक है। अब भारत 2018 में भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश था और अमेरिका सबसे बड़ा आयातक देश, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। तो बस हमें यही देखना है पेपर में भी कि हमने क्या पढ़ा था और क्या हमारे याद रहा और क्या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विदेश व्यापार के साथ स्थायी तथा सतत नीति, अनुकूल माहौल और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया के जो है
प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं भारत में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें जो हैं भारत में बने, कारोबार सुगमता जैसी पहल के साथ आयात निर्यात के लिए जो है बहुत सारे जो है प्रत्यासन मतलब एक जागरूक और समृद्ध नियम की प्रक्रियाओं के प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि भारत में निर्यात में विविधता लाई जा सके। इसके लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा हासिल करने के वास्ते देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जा रही है, ठीक है। और विदेश व्यापार नीति के तहत देश में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए जो है करों और बोझों से बचने और प्रौद्योगिकी उन्नयन के और प्रोत्साहन करने के संवर्धन के उपायों का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके उद्देश्य निर्यातों का एक समान अवसर। देखो सबसे पहली चीज, अगर हमें अभी मान के चलो कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाना, अभी कोई हमें उद्योग खोलना, उद्योग क्या और हम बात करें, ठीक है। अगर हमें अभी कोई उद्योग खोलना है तो क्या होगा कि फला कागज लेकर आओ, उस वाले ऑफिस में जाके वहां पे ऑफिस करते रहो, चक्कर काटते रहो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम कोई भी उद्योग खोलते हैं तो दूसरी चीज फला से फाइल पास कराओ, वहां से जो है आपको ये होगा। मतलब एक ही, देखो ये सारा जो है सारा सिस्टम ये एक ही विंडो पे हो जाए। किस पे? एक विंडो पे। एक विंडो का मतलब एक ही जगह ये सारा सिस्टम हो जाए तो लोग जो है कारोबार करने से ना घबराएंगे नहीं, ठीक है। घबराने का मतलब कि यार अब वहाँ से परमिशन लेना पड़ेगी, अब यार वहाँ पे जाना पड़ेगा, यार अब ये वाला कागज़ अभी यार प्रदूषण के लिए आ रहा है, यार ये वाले डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, फला यार ये वाली परमिशन के लिए तो यार ये वाला डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। तो इसलिए ना जो हमारा जो उद्योग है ना, इसलिए पिछड़ा इसी वजह से रह गया पिछड़ा, ठीक है। विदेश व्यापार नीति में शामिल करने के लिए सुनिश्चित बदलाव किए गए हैं। तो इसी चीज़ के जो है अगर बदलाव किए जाएंगे, जीएसटी संबंधित प्रशासनिक प्रावधान जो है, जीएसटी का भी मामला यही है कि आपको जो है कहीं, अभी तो चलो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है हमारे, पहले तो अभी शुरू में तो बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ रही थी लोगों को कि फला ये होना चाहिए, फला वो होना, मतलब जितना भी हो सके हम कम से कम जो है रिक्वायरमेंट रखें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हर इंसान जो सोचेगा कि हम जो है उद्योग लगाएं और कारोबार को आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन देख लेते हैं। HSN, ठीक है। HSN के बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो HSN के बारे में अगर देखें तो देखो पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। HNS कोड हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉन मैन क्लेचर, क्या है? नॉन मैन क्लेचर है। कोड वस्तुओं के सेवाओं का वर्गीकरण का अंतर्राष्ट्रीय तरीका है और ये जो है जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं का वर्गीकरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर इसका करें, सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दो इसमें क्या है HSN कोड क्या होता है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम, ठीक है। हार्मोनाइज्ड सिस्टम जो है ये अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जो है पावर के लिए, ठीक है, और साइंटिफिक जो जीएसटी वगैरह उसके लिए जो है इसमें बात की गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्यधिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर कारोबारों में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़ी सतत चिन्हित समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्रेड चैनल लॉन्च किया है। मैंने आपको अभी बताया था कि किस तरीके से जो है सतत विकास को जो वो करने के लिए जो है किस तरीके से जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। युवा भारतीयों, स्टार्टअप्स और अन्य निजी उद्यमियों की क्षमताओं को दोहन करता है, ठीक है। क्या करता है? दोहन करता है, ताकि वर्तमान आधुनिक प्रौद्योगिकी में सहायता का जटिल समस्याओं का समाधान किया जा सके, ठीक है।
भारत को विश्व बैंक के कारोबार सुगमता रैंकिंग के टॉप में 50 देशों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। क्या है कि जो कारोबार की, ठीक है, विश्व बैंक की जो कारोबार की सुगमता रैंकिंग में आती है, उसमें जो है क्या कहा गया है कि जो भारत है उसको हम 50वां देश बनाएंगे। ठीक है, कौन सा देश बनाएंगे? 50वां देश बनाने का जो है लक्ष्य रखा है। ठीक है, कारोबार सुगमता का लाभ आम आदमी तक पहुंचने की अवधारणा देश के वृद्धि और विकास के लिए अत्यधिक निवेश, ठीक है, निवेश के लिए जो है की आवश्यकता पर जोर दिया और भारत को 50 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में सुधार हो, इस चीज़ को जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो आपने इसकी रैंक पढ़ी होगी। तो 2020 की जो ये रैंक रही है वो कितनी रही है इंडिया की? वो रही है 63। ठीक है, कितनी रही है? 63। बात करें 2019 की जो ईज डूइंग बिजनेस जो रैंक रही है और इसकी जो, ठीक है, वो कितनी रही है? 77। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को देखें किन किन मामलों में सुधार हुआ है, तो देखो अगर बात करें हम किन किन मामलों में सुधार हुआ है, तो सीमा पार व्यापार रजिस्ट्रेशन, टैक्स में, ठीक है, इसी चीज़ों में जो है सुधार होने की वजह से जो है ये जो है बड़ा है। ठीक है, इसमें अच्छी जो है अच्छा प्रदर्शन करा एक तरह से। चलिए आगे देखिएगा, हार्मोनाइज सिस्टम और नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर जीएसटी व्यवस्था के तहत बेची जा रही सही वस्तु, हर वस्तु के सही वर्गीकरण और उन पर लागू होने वाले टैक्स की दर को निश्चित करने के लिए HSN कोड एक बनाए गए हैं। ये कोड 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक में हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं? बेची जाने वाली वस्तु जो है एक अलग कोड तय किया गया है। हर वस्तु का टैक्स की दर अलग होती है। इसके यही कारण है टैक्स रेट के विवाद से बचने के लिए विभिन्न वस्तु के 2000 कोड बनाए गए हैं। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदें, अगर हम टेक्निकल कोई सामान खरीदने जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो 18% आपको GST देना पड़ेगी। तो हर क्षेत्र में जो है अलग अलग इन्होंने जो है उसका जो है एक कोड बना दिए गए हैं, जिससे कि एक मान के चलिए टैक्स से चोरी और कई सारी चीज़ों से ऐसे जो है छुटकारा मिलेगा और अच्छी चीज़ बनाई है। वैसे देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा अग्रिम प्राधिकरण योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयात उत्पादों के विनिर्माण के लिए आवश्यक ईंधन, तेल और अन्य उत्पादों को शुल्क मुक्त आयात के अनुमति दी जाती है। ठीक है, कुछ प्रतिबंधित वस्तुओं के निर्यात पर अनुमति दी जाती है। इसका सही आंसर बताएं क्या होगा? देखिए दोनों ही कथन जो है बिल्कुल एकदम ठीक है। निर्यात उत्पादों के विनिर्माण के लिए आवश्यक ईंधन, तेल, ठीक है, उत्पादों का शुल्क मुक्त आयात, कहने का मतलब ये है अगर हम कोई माल अगर हमारे यहाँ आता है और हमें शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाती है, तो उससे क्या होगा? उससे जो है व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, कुछ प्रतिबंधित वस्तुओं के निर्यात पर अनुमति दी जाती है। तो अगर जो वस्तु जो है प्रतिबंधित है, अगर उस पर हम अनुमति देते हैं तो उस पर जो है इस चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, अग्रिम प्राधिकरण योजना के संदर्भ में। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन होता है, अग्रिम प्राधिकरण योजना में न्यूनतम मूल्य संवर्धन जो है 15% निर्धारित किया गया है। शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण के तहत 20% न्यूनतम मूल्य जो है संवर्धन आवश्यक है। शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण योजना रत्न के आभूषण, जो रत्न होते हैं ना, और आभूषण जो आभूषण के क्षेत्र के लिए नहीं होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। ठीक है, तो तीनों जो है कथन इसमें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात संवर्धन योजना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना का उद्देश्य भारत में निर्यात प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाना है। इसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता सेवा उत्पादों का आयात सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पूंजीगत सुविधाओं
वस्तुओं के अंतर्गत 5% सीमा शुल्क पर आधारित अनुमति दी जाती है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 जो है बिल्कुल ठीक है, बाकी ये वाला जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि गलत क्यों है ये, क्योंकि ये जो है आपका शून्य है। ठीक है, इस पे कोई भी वो नहीं है, सीमा शुल्क कोई नहीं, शून्य है। ठीक है, इसके अंदर पूंजीगत वस्तुओं के जो अंतर्गत 5% सीमा जो है नहीं है, ये जो है शून्य है यहाँ पे। ठीक है, 0% कुछ नहीं है इसमें, बस यही इसमें गलती है। ठीक है, निर्यातोन्मुख पूंजीकरण वस्तु योजना। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात संवर्धन योजना। पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात संवर्धन योजना का उद्देश्य भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम कोटि के सेवाओं उत्पादों के उत्पादन के वास्ते पूंजीगत के आयात का सुविधा जो है उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं और जो आयात शून्य सीमा शुल्क, ठीक है, आयात पर अनुमति दी जाती है। अब जो मैंने अभी बताया, ठीक है, जिसमें शर्त है कि शुल्कों के तथा करों के 6 गुना के तुल्य निर्यात की जिम्मेदारी अदा करें। देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करिए। पहले मैं आपको दोबारा जो है इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो कि इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात संवर्धन योजना के उद्देश्य भारत में निर्यात स्पर्धा क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम कोटि की सेवाओं उत्पादों को उत्पादन के वास्ते पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है, जो है ये उद्देश्य क्या है इसका, जो है अपने यहाँ जो माल है उसको बनाने के लिए, इस योजना के तहत जो एक्सपोर्टिंग करने के लिए, ठीक है, माल को भेजने के लिए पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत शून्य सीमा शुल्क पर आधारित पर आयात की अनुमति दी जाती है। आयात की अनुमति दी जाती है, जिसमें शर्त है कि शुल्क तथा करों के 6 गुना के तुल्य निर्यात की जिम्मेदारी अदा करें। मतलब अगर आप कम वो करते हो, कोई चीज़ भेजते हो तो आपके लिए जो शून्य है, अगर आप अपने यहाँ भेजोगे तो आप जो है उसका जो है 6 गुना जो है तुम्हें वो शुल्क जो है घटाने पड़ेंगे। ठीक है, विदेश व्यापार महानिदेशालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना आर्थिक सुधार के अंतर्गत 1991 में हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य उदारीकरण और वैश्वीकरण के अनुरूप कार्य करके निर्यात को बढ़ावा देना है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक हो जाएगा। ठीक है, सभी जो कथन है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई सा कथन भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। जीएसटी के जो है जीएसटी के बारे में बताया गया है। जीएसटी क्या है और किस तरीके से जो है देखिएगा, पढ़ लेते हैं थोड़ा। निवेशों के अग्रिम जीएसटी के भुगतान के कारण निर्यातकों के चालू पूंजीगत फंस जाने के मुद्दे को हाल ही में हल कर दिया गया है। जो पूंजी फंस जाती है, चालू जो खाते होते हैं उनमें जो निर्यातकों की चालू पूंजी जो है फंस जाती है, जो खाते नहीं, जो चालू पूंजी जो है आपकी जो फंस जाती है, उसके मुद्दे को हल किया गया है। चालू पूंजी का मतलब जो रोटेशन हुआ है आपका, जो आपकी जो है पैसे जो है रोटेशन में है, वो अग्रिम अधिकार देने के अंतर्गत पूंजीगत सामग्री योजना के लिए निर्यात संबंधित 100% निर्यात्मक इकाइयों का जो है निर्यातों को अपने निर्यात हेतु किसी प्रकार की जीएसटी का अग्रिम भुगतान के बिना विदेशी अलावा घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के निवेश के तथा पूंजीगत सामान मंगाने की सुविधा दी गई है। इस योजना के चालू करने के लिए अप्रैल 2018 में ई वॉलेट, ठीक है, भी शुरू किया गया है, जिसमें जीएसटी भारतीय निर्यातों के लिए एक नया नियामक तंत्र तैयार किया गया है, जिसमें घरेलू कारोबार कंपनियों के सुविधा के लिए कई नया सकारात्मक जो है बदलाव शुरू किया गया है। कैसे सकारात्मक बदलाव किया? कंपनी के अब कम से कम संख्या में करों का भुगतान करना होता है, जो 17 करोड़ के स्थान पर एक जीएसटी जो है आपको देना पड़ेगा। 17 करोड़ से छुटकारा मिल गया, एक जीएसटी बना दिया गया। कर के पहले कम राशि जीएसटी के पहले 25% 28% कराधान के स्थान पर औद्योगिक उत्पादों के लिए 18% जो है अधिक भारों का तुलना में कम से कम कर का भुगतान करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, जो हमें 17 कर देना पड़ते थे वो अब हमें एक जीएसटी से ही जो है काम चल जाएगा। ठीक है, एक जीएसटी देना पड़ेगा बस। सभी राज्यों में जीएसटी का एक समान दर
कर भार और अनुपालन लागत को अधिक घटा दिया गया। ठीक है, जो है सभी जो है जगहों, सभी राज्यों में जो है एक समान जो है जीएसटी कर दिया गया है। कर की जो है, और इन बदलावों में लागत की कमी आती है और प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है। जो लागत में कमी आती है इसमें, और जो लागत है आपके सीपी जो है, जब सीपी कम होगा, जब सीपी आपका होगा, और एसपी क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग फायदा किस पे मिलता है आपको, सीपी पे तो मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपका जो है लागत का कमी आ गई, ठीक है, तो आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा और प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा, मतलब उसकी भागीदारी में उसकी जो है, और ये निर्यात के लिए एक लाभदायक होगा। तो सरकार के लिए भी एक बहुत ज़रूरी है। अगर हम अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे किसी चीज़ का, तो सरकार उस चीज़ को बाहर भेजेगी, तो उससे जो है उसका जो है ठीक है, इसकी शुरुआत जीएसटी के नियमों के अंतर्गत नियम उत्पादन के लिए किसी भी निवेश का आयात करने के लिए सभी प्रकार के करों का भुगतान करना होता है। निर्यात के करों की जमा कराए गए धन की वापसी होती है। जो धन जो है अगर जमा होता, करों के रूप में जमा कराए गए धन की वापसी होती थी। ठीक है, तो अब ये जो है, हालांकि ऐसा समय निर्यात के अपनी पूंजी के अटक जाने की आशंका बनी रहती थी, उसके अनुरोध पर जीएसटी परिषद में अग्रिम अधिकार पत्र, ठीक है, 100% ईओयू योजना के उपयोग करते हुए निवेशों के मांगते समय जीएसटी का भुगतान छूट देने की अनुमति दे दी गई है। तो कहने का मतलब क्या है, जो सारे कर थे, ठीक है, उससे जो है सबका छुटकारा कर दिया गया है। बस एक अब जीएसटी देना पड़ेगा आपको, जीएसटी। ठीक है, ये बस आपको जो है इसको देना पड़ेगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसका गठन किसका, व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद के नियम को, ठीक है, इसका गठन हुआ था 2015 में किया गया था। ये परिषद राज्य के केंद्र प्रदेशों के प्रशासन, उनके राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और सक्षम परिस्थितियों के लिए सिफारिश करता है। ठीक है, निर्यात को बढ़ावे के लिए राज्यों के सक्रिय सहयोगी बनाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी सत्य हैं। ठीक है, तीनों चीजें जो हैं बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत एशिया के पहले देशों में से एक था जिसने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ईपीजी मॉडल के महत्व को समझा। ठीक है, किसके महत्व को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये जो था स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है सबसे पहले 1965 में जो कांडला, ठीक है, कांडला को जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो है डाला गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, छूट होती है, टैक्स फ्री होता है, तो इकोनॉमिक जोन उसे ही कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स है, मान के चलो इनकम टैक्स है। ठीक है, इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो 5 साल के लिए क्या होगा, आपके पास जो है 100% जो है आपको बिल्कुल फ्री रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद में आपको जो है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए क्या होगा, आपका नेक्स्ट 5 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 50% आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है इकोनॉमिक्स जो है स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्रों में जो है इसको बांट दिया गया था। ठीक है, देखो ये है, मैं आपको इसको पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत एशिया का पहले देशों में से एक था जिसने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग मॉडल था। इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, इतने में 1965 में कांडला में स्थित एशिया के पहले ईपीजी के साथ हुई थी। नियंत्रण में निगम की विविधता, विश्व स्तरीय अवसर, संरचनात्मक अस्थायी स्वराज्य व्यवस्था की कमियों को देखते हुए भारत में वृहद विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है नीति घोषणा की गई थी, जिसके नीति के आधार पर केंद्र और राज्य के न्यूनतम संभव निगम के जो है राजस्व और जो है आपके ये अधिकार के जो है आर्थिक विकास के अग्रिम स्थल बनाने की तैयारी की गई थी, जिसमें 2000 से जो है 2006 तक भारत में ईजीबी व्यापार की नीति के प्रावधानों के चलते उचित जो है के सूरज को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो इसको जो है आप और अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
बस इसको आप पढ़ लेना। विदेश आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा सेज, ठीक है, उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है, जहां व्यापार, आर्थिक कार्यकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? विशेष इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं? विशेष इकोनॉमिक जोन, ठीक है। ये क्षेत्र देश की सीमा के भीतर विशेष आर्थिक कायदों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित किए जाते हैं। भारत उन शीर्ष देशों में से एक है जिन्होंने उद्योग और व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से ऐसी भौगोलिक इकाइयां स्थापित की हैं। कैसी भौगोलिक इकाइयां स्थापित की? भारत पहला एशियाई देश है जिसने निर्यात को बढ़ाने के लिए 1965 में कांडला पर विशेष क्षेत्र की स्थापना की थी। एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो EPZ का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अगर समझ लिया हो आपने तो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र में शामिल आर्थिक गतिविधियां, ठीक है, कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं? तो ये जो है विषय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन देना, ठीक है, और स्वदेशी और विदेशी स्रोतों से निवेश का प्रोत्साहन, जो निवेश होता है मतलब जो पैसा आता है, ठीक है, रोजगार और अवसर का सृजन करना, लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। तो ये जो है सभी जो है सही है, ठीक है। सॉरी गलत, ये सभी सही नहीं है। तो आपका जो है ये वाला जो है लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है बस। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ में जो है इसको व्हाट्सअप फेसबुक के पे जो है शेयर कर दें, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो में अगर कोई कमी लगी हो तो आप हमें जो है कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।